Very good morning, everyone. So, we were discussing about the chapter 3 of class 9th chemistry. ठीक, that is atoms and molecules. Atom and molecules की बात कर रहे थे. तो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि एटम्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना. एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स, उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में देखा हमने. फिर इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो में हमने क्या जाना कि एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरीके से एटॉमिक मास डिटरमाइन किया जाता है. एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या मान के चलते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं. फिर उसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स का हमने मास फाइंड आउट करना सीखा. अब ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम शुरू से लेके चलेंगे टॉपिक वाइज. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है. फिर हम इसके लिए आगे वन बाय वन टॉपिक कवर करते जाएंगे. तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ये कह रहा है कि भाई अराउंड 500 BC के अराउंड क्या हुआ था. एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद. उन्होंने एक थ्योरी दी कि अगर किसी मैटर को हम डिवाइड करें तो हम एक सबसे छोटा पार्टिकल जो है ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है और उसका नाम दिया गया परमाणु. ठीक, ये एक बार लिख देती हूँ मैं आपको. तो अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद पोस्टुलेटेड द थ्योरी इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर को हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं, we will obtain smallest particle beyond which further division cannot be possible, which is known as परमाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु. बट लेटर ऑन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस ने उसे क्या बोला, एटम्स. एटम के नाम से फिर बाद में वो जाना गया. ठीक है, लिख देती हूँ मैं. एंशिएंट ग्रीक philosophers Democritus and Leucippus called these particles, उन्होंने इन particles को क्या बुलाया, इन particles को उन्होंने atoms बुलाया. ठीक है, atoms. नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो एल लेवेसर. लेड द फाउंडेशन, उन्होंने एक फाउंडेशन चलाई ऑफ केमिकल साइंस की, जिसमें उन्हें क्या पता चला कि भाई उन्होंने एक 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन निकाले. ठीक है, उन्होंने क्या बताया, 2 इम्पॉर्टेंट लॉ बताए किसके ऊपर, केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर. ठीक है, अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं. तो इसके बारे में हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम हेडिंग डाल देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ एस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय लेवेसर एंड जोसेफ एल प्राउंड. देखो, ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद लॉ इस्टेब्लिश हुए थे. जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इन साइंटिस्ट के थ्रू परफॉर्म किए गए थे और उसके बाद ये लॉ बनाए गए थे. तो लॉ क्या कहता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स विच इज़ गवर्न्ड बाय केमिकल लॉज, या फिर सर्टेन लॉज बोल सकते हैं. क्या कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में अगर रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है और फिर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, तो ये सब
होने के लिए कुछ सर्टेन लॉज हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं अभी बताती हूँ आपको, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और भी कई सारे लॉ होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या गे-लुसाक लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मतलब ये सारे के सारे हैं लॉज, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ यही 2 डिस्कस करेंगे, बाकी आपके हायर क्लासेस में आएंगे। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। भाई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है कि जितना भी रिएक्टेंट का मास होता है, मतलब जिन चीज़ों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे से, उनका जो मास होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा जो प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा, ठीक है। रिएक्शन के बाद जो भी हमारी चीज़ बन के आएगी उसके इक्वल। जैसे हमने ए ले लिया, रिएक्टेंट है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो बी से रिएक्ट हो रहा है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। या फिर आप याद रखने के लिए ये मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं दैट इज़ रिएक्टेंट, उनको वो रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड पर हमेशा क्या होंगे? प्रोडक्ट, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो टोटल मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, चाहे प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में आ रहा है, या लिक्विड स्टेट में आ रहा है, नथिंग मैटर्स। लेकिन इन दोनों का जो मास है, टोटल मास जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। समझ गए? रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बने, कई सारे बन सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। और या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, मास कैन नीदर बी created nor destroyed in a chemical reaction. That means जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है, समझ गए? एज एग्जाम्पल की तरह मैंने ए और बी लिए हैं। आप मान के चलिए कि ये ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो भाई जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो इन दोनों का मास ऐसा नहीं है कि भाई रिएक्ट होने के बाद कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, उनका मास बिल्कुल इक्वल रहेगा। दैट मीन्स ना तो मास क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ना इसमें से मास कम हो रहा है, ठीक है, या डिस्ट्रॉयड जिसको हम कह सकते हैं। तो ये है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट हमारा लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, देख लेते हैं भाई क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, कंपाउंड हमेशा वही सेम एलिमेंट्स कंटेन करेगा, वही सेम एलिमेंट्स से ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन डेफिनेट, और हाँ वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हम बात करें, अगर हमने वाटर बनाना है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब भाई H2O बनाना है तो इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर है?
तो कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर है? एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए। हमें नहीं मतलब कहाँ से मिल रहे हैं कहाँ से नहीं मिल रहे हैं, हमें सोर्स से कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें ये मतलब है कि बस ये मिलने चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। वही अगर हम वाटर बना रहे हैं तो यही एलिमेंट्स ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने इसकी जगह कोई और एलिमेंट ले लिया और फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि वाटर बन जाएगा, नहीं, यही एलिमेंट्स रहने चाहिए और ये भी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। अब ये पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कैसे मैं बताती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लें, हम मान के चल रहे हैं कि हमने क्या बनाना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेना है हमें, साथ में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों की हमने रिएक्शन करवानी है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की हमने क्या करानी है, रिएक्शन करवानी है। तभी हमें क्या मिलेगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इनकी ना रेशियो क्या आई है। मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो की बात कर रहे हैं हम कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन कह रहे हैं ना, तो किस तरीके से प्रोपोर्शन, हमेशा ये तो नहीं है कि हमें ये लेना है और इसके अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी किस तरीके से लेनी है ये पता होना चाहिए आपको। मास ऑफ ऑक्सीजन हमने किस तरीके से कंपैरिजन करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया हमने, कितना मास है यहाँ पर गिवन 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। जब हम चेक कर रहे हैं तो इनकी जो रेशियो आ रही है वो रेशियो आ रही है 1:8। तो दैट मीन्स हमें हाइड्रोजन जिस रेशियो में लेना है वो है 1 और ऑक्सीजन कौन सी रेशियो में लेना है 8। हमेशा यही रेशियो होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई रेशियो अलग हो जाती है तो वाटर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो ये है पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं कि 1:8 जो है यही रेशियो होनी चाहिए, तभी हमारा वाटर बनेगा। समझ गए आप? जैसे अगर हमने किसी और क्वांटिटी में बनाना है, हम मान लेते हैं कि हमने 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाना है। अब तब क्या करेंगे, तब हमने कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना है, तब हमारा वाटर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है। अब उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे, लेकिन रेशियो सेम रहनी चाहिए, 8 का मल्टीपल। दैट मीन्स हम क्या लेके चल रहे हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तभी हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। अब इसकी रेशियो चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी रेशियो भी सेम है। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास है हाइड्रोजन का, 4 ग्राम अपॉन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या आ रही है, अगेन 1:8। तो हाइड्रोजन की रेशियो 1 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 8। ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिर से हम एक बार और बात कर लेते हैं कि अगर हमने 9 ग्राम ऑफ वाटर बनाना है तब क्या करें। सिंपल, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने फिर करवानी है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर मिल जाएगा। फिर रेशियो चेक कर लो, वही मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, चेक करिए ज़रा, ये आ जाएगी 1/8। वही रेशियो है सेम, 1:8। तो दैट मीन्स अगर आप वाटर बना रहे हो, भले ही आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो, लेकिन आप ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनकी रेशियो हमेशा सेम रहनी चाहिए। सो ये वेरीफाई करता है, दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो ये क्या वेरीफाई करता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, इज ऑलवेज सेम। ये तो हुई सिर्फ वाटर की बात, ऐसे ही और भी कंपाउंड्स की बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और कई सारे नंबर ऑफ केमिकल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो मास कभी रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट कर रहे होंगे तब बढ़ेगा या कम होगा, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब भी ना कम होगा और ना बढ़ेगा, इक्वल रहता है हमेशा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपने क्या करना है, ये सबसे पहले नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, और ध्यान से इन चीज़ों को एक बार थॉरली रीड करना है। रीड इस तरीके से करना है कि आपको रिमाइंड हो जाए, एक बार ना ध्यान में रहे आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीज़ें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उसके अगले वाले कंटिन्यूस हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।